नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत्की, यानी स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आज हम पढ़ेंगे उसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, वो हम निकालते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम विद्युत द्विध्रुव से, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। तो देखिए, यहां पर ये कोई बिंदु ए मान लेते हैं। बिंदु ए पर आवेश है माइनस क्यू आवेश। इस माइनस क्यू आवेश से कुछ अल्प दूरी पर बिंदु बी पर एक आवेश है प्लस क्यू। तो देखिए, वही विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित है तो यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखिए, बिंदु ए और बी पर दो समान परिमाण के आवेश है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। इसका ए और बी जो विद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु हो गया ये ओ हो गया। मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया बिंदु ओ। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी होगी 2a, हमने मान लिया। क्या दूरी होगी, 2a। तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी हो गई, स्मॉल ये हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई, स्मॉल ए हो गई। अब आप देखिए, यदि ए और बी बिंदु पर दो आवेश है, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा कहलाती है विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्ष कहलाती है। लेकिन यदि देखिए, ए और बी बिंदुओं पर आवेश है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच एक बिंदु है ओ, ए और बी के बीच में एक बिंदु है ओ। यदि ओ बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची जाए तो लंबवत रेखा ए और बी पर स्थित आवेशों के लिए, या जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है उसके लिए, ये क्या होगी, निरक्ष। तो यदि यहां पर इनके लंबवत हम इस तरह से कोई रेखा खींचे तो ये लंबवत रेखा क्या कहलाएगी, ये लंबवत रेखा कहलाएगी निरक्ष कहलाएगी। विद्युत द्विध्रुव के लिए ये जो लंबवत रेखा क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। यानी ए और बी के जो लंबवत रेखा डॉटेड रेखा है, ये क्या कहलाएगी, निरक्ष कहलाएगी। और आज का हमारा टॉपिक है इसी विद्युत द्विध्रुव, यानी ए और बी पर जो आवेश रखे हैं, इनके कारण विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, इसके लंबवत। तो इनके इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा पर, तो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत रेखा क्या हो गई, निरक्ष हो गई। इस निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पिछले टॉपिक में कहां पर की थी, अक्ष पर। अब कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, निरक्ष पर। तो देखिए, निरक्ष के किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें
वो बिंदु है P, और वो बिंदु विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। निरक्ष के जिस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, वो बिंदु द्विध्रुव के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब देखिए, बिंदु P से हम बिंदु B को मिला देते हैं और बिंदु A को मिला देते हैं, इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए, बिंदु O से P की दूरी है r, और A से O कितनी दूरी पर है? स्मॉल a दूरी पर है। O से B कितनी दूरी पर है? स्मॉल a दूरी पर। अब आप देखिए, यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये ध्यान दीजिए आप, BPO एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये इसका लंब हो गया। तो ये कर्ण PB का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इनका भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इसी तरह से यहां पर भी APO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का मान यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या होगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, बिंदु P पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहां पर हम बिंदु P पर कोई क्षैतिज रेखा इस तरह से खींच लेते हैं। अब देखिए, आपको बार बार हमने बताया है, यदि आवेश क्या है? यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलेंगी, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से ऋणात्मक आवेश पर आएंगी। तो आप देखिए, यहां पर बिंदु A पर आवेश क्या है? -q है, और बिंदु P पर हमें आवेश ज्ञात करना है। तो माइनस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होती है। तो देखिए, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। आप ध्यान से देखिए, मैंने एरो इस तरह से बनाया है, और ये तीव्रता क्या होगी? ये होगी E -q आवेश के कारण। अब देखिए, ये हो गया बिंदु B पर +q आवेश। +q आवेश के कारण बिंदु P पर, ध्यान दीजिए, +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यदि आवेश धनात्मक है तो धनात्मक आवेश से दूर होगी। तो धनात्मक आवेश से दूर इस दिशा में क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं E कौन सा आवेश के कारण है? +q आवेश के कारण। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें मैं लिख लेता हूं जो हमारे काम आएंगी। अब देखिए, ये तो फिक्स हो गया कि -q और +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी? -q आवेश के कारण तो E -q और +q आवेश के कारण E +q। अब एक बार हम E +q और E -q का मान लिख लेते हैं, जो आगे हमारे काम आएगा। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि -q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था। तीव्रता का फॉर्मूला होता है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है E के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, ध्यान दीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए क्या होगी तीव्रता E माइनस क्यू, भाई माइनस क्यू आवेश के कारण है। अब देखिए के क्यू आवेश का सिर्फ प्रमाण। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। तो देखिए यहां पर हम बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू और तीव्रता कहां पर ज्ञात कर रहे हैं, भाई पी पर ज्ञात कर रहे हैं। तो जहां पर आवेश स्थित है और जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी हमने यहाँ पर ज्यामिति की सहायता से निकाल रखी है। वो दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका अंडर रूट और इनका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E माइनस क्यू इजकल टू के क्यू और अपोन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका अंडर रूट भी है और उस पर स्क्वायर होल स्क्वायर भी हो रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ध्यान दीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फॉर्मूला वही तो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू आवेश से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आवेश से उस बिंदु की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये दोनों फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। एक कौन सा, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू, दोनों हमारे काम के। अब आप देखिए ध्यान से, यहां तक इसको चलो मैं समीकरण 1 कह रहा हूं और इसको समीकरण 2 कह रहा हूं, आगे इनको एडजस्ट कर लेंगे। अब आप डायग्राम में आ जाइए। बिंदु A पर जो माइनस क्यू आवेश है, इस पर मान लेते हैं ये कोण थीटा है और ये कोण भी क्या है थीटा है। ध्यान दीजिए भैया, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अब देखिए ये कोण थीटा है तो यहां पर ये कोण भी क्या होगा थीटा होगा। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है और एकांतर कोणों का मान क्या होता है एक समान होता है। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ध्यान दीजिए बिंदु B पर कोण थीटा है, बिंदु B पर कोण थीटा है तो यहां पर ये कोण भी क्या होगा थीटा होगा। तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, संगत कोण है। ध्यान दीजिए ये AB को जो रेखा मिला रही है और ये डॉटेड रेखा है, ये कैसी है समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिरछी रेखाएं काट रही है। किस तरह से आप यहां पर समझिए, ये जो समांतर रेखाएं हैं और इनको इस तरह से एक तिर्यक रेखाएं काट रही हैं। तो कौन सा, ये कोण और ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाएंगे और इनके मान क्या होंगे एक समान होंगे।
अब देखिए, तो यहां पर ये कोण थीटा हो गया और यहां पर ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा घटकों का या सदिशों का घटकों में विभाजन। किसी भी सदिश राशि का उसके द्विविमीय में और त्रिविमीय घटकों में विभाजन किस तरह से होता है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको याद दिला देता हूं, आपने 11वीं क्लास में कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। द्विविमीय सदिशों का घटक पढ़ा होगा, ये x एक्सिस है और ये y है। कोई सदिश इस तरह से होगा कैपिटल A, और देखिए यहां पर कोण होगा थीटा। x अक्ष के साथ कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस घटक का मान कितना होगा, इस घटक का मान होगा ax इक्वल टू a कोस थीटा, और इस घटक का मान क्या होगा ay इक्वल टू a साइन थीटा। इस तरह से घटकों का विभाजन पड़ा होगा। तो देखिए, आप सिंपली ये समझिए, जिस अक्ष के साथ कोण थीटा बन रहा है वो क्या आता है, कोस का आता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए भाई, यहां पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये बीचों बीच लेने जा रही है, ये किसकी भांति है, इस ए वेक्टर की भांति है या ए की भांति है, और यहां पर क्या है, ई प्लस क्यू है। इसके साथ यहां पर कोण कितना बन रहा है, इस अक्ष में थीटा कोण बन रहा है, इसके साथ कोई कोण नहीं है। तो देखिए, इसके घटक बनेंगे, इसके घटक बनेंगे। ये वाला घटक कोण के साथ तो क्या बनेगा, कोस का बनेगा, ये साइन का बनेगा। ये वाला घटक बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और इधर घटक बनेगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। बात क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, एक स्थिति नीचे बन रही है, किस तरह से, ये कोई अक्ष है, ये कोई नीचे की तरफ ये कोई अक्ष है, और ये बीच वाला ई माइनस क्यू ये ए वेक्टर की तरह है। अब देखिए, यहां भी घटक बनेंगे, लेकिन कोण क्या है, थीटा ऊपर है, तो यहां पर कोस का घटक और ये साइन का घटक, तो ऊपर आ गया, किसका घटक आ जाएगा, इसका ई माइनस क्यू का। तो यहां पर घटक आ जाएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसका ये वाला घटक आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये होता है इसका घटकों में विभाजन। तो देखिए, यहां पर एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीजों को दर्शा दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हो इनको क्या किया है, घटकों में विभाजित किया गया है। अब आप देखिए, बिंदु P पर E प्लस और E माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, इस दिशा में। तो E प्लस क्यू कोस थीटा, E माइनस क्यू कोस थीटा, देखिए ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो ये तो जुड़ जाएंगे। और यहां पर देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा और नीचे की तरफ E माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखिए, आप समीकरण 1 और 2 से, आप समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का परिमाण क्या है भाई, एक समान है। समीकरण 1 और 2 से आप देख लीजिए, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान क्या है, एक समान है। देखिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E माइनस क्यू इक्वल टू E प्लस क्यू, यानी E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान क्या होगा, एक समान होगा। और वो मान क्या होगा, मान ही हम लिख लेते हैं के क्यू, और अपोन में होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए आगे की कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे। अब आप डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम में देखिए तो देखिए डायग्राम में क्या बताया है, यहां पर E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ये रहा। अब देखिए ये E प्लस क्यू थीटा, सॉरी E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ये तो क्या है, ये तो परिमाण में क्या है भाई, ये तो परिमाण में क्या है, एक समान है। ये तो परिमाण में क्या है, एक समान है। तो समीकरण 1 और 2 से कह रहे हैं, और साइन थीटा। तो देखिए लेकिन ऊपर वाले घटक की डायरेक्शंस इस दिशा में और नीचे वाले की डायरेक्शन इस दिशा में। तो देखिए ये जो साइन वाले घटक हैं ये क्या है, परिमाण में समान है लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये साइन वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देंगे। तो इन साइन वाले घटकों के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लेकिन ये जो इधर ध्यान दीजिए, ये जो क्षैतिज घटक है, इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों घटकों का योग होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कुल विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र या नेट विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुल विद्युत क्षेत्र या परिणामी विद्युत क्षेत्र या नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो लिख सकते हैं नेट विद्युत क्षेत्र, या इसको नेट को हम सिर्फ ई भी लिख सकते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, यह होगा E प्लस क्यू, E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा। अब देखिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, E प्लस क्यू क्या है, एक समान है। तो जो कि समीकरण 3 में हम मान चुके हैं, या समीकरण 3 से हम प्रूव कर चुके इस चीज को, E प्लस क्यू इजिकल टू E माइनस क्यू। तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं हम, प्लस क्यू के स्थान पर माइनस क्यू लिख सकते हैं, या माइनस क्यू के स्थान पर प्लस क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए हम प्लस ई क्यू के स्थान पर माइनस ई क्यू लिख देंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इजिकल टू E माइनस ई क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस ई क्यू, और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्या दोनों समान है, बिल्कुल दोनों समान है। तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। E इजिकल टू 2E माइनस क्यू कोस थीटा, समीकरण 4। आप समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों का मान है। तो देखिए यहां पर हमें आवश्यकता किसकी है, E माइनस क्यू। तो E माइनस क्यू का मान ये रहा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मान यहां पर हम रख देते हैं, साइड में लिख भी देते हैं, क्योंकि E माइनस क्यू का मान क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ये मान हम रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यहां पर हमारे पास आ गया E इजिकल टू 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा भाई, इंटू में हो गया कोस थीटा, समीकरण 5। क्या किया है, समीकरण 4 में E माइनस क्यू का मान रख दिया है, ये मान समीकरण 3 में रहा। अब आप देखिए समीकरण 5 में एक राशि है कोस थीटा, समीकरण 5 में एक राशि है कोस थीटा। यदि इस कोस थीटा का मान हम रख दें, ध्यान दीजिए, इस कोस थीटा का मान यदि हम रख दें तो आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देख
कोस थीटा का मान अब इसी डायग्राम से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं, चूंकि ज्यामिति से, तो वो ज्यामिति से मैं यहां पर आपको समझा सकता हूं, या ध्यान दीजिए आप, हम यहां पर समझा सकते हैं। समीकरण 3 की अब हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए इसी ज्यामिति से मैं लिख रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है, पी बी ओ बन रहा है, नहीं बन रहा है, पी बी ओ, इस तरह से। तो वो इस समकोण त्रिभुज में बना लेता हूं, थोड़ा छोटा बनाए, डायग्राम वाला है समकोण त्रिभुज। ये बिंदु ओ हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, बिंदु ओ हो गया जहां पर 90 डिग्री है। ये बिंदु बी हो गया जहां पर कोण क्या है, थीटा है। और ये बिंदु क्या हो गया, पी हो गया। तो देखिए ओपी का मान कितना है, आर है, और इसका मान कितना है, ए है। और कर्ण का मान क्या है, पीबी का मान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, भाई कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें आधार क्या है, आधार है ओबी, ये आधार है, कर्ण क्या है, पी बी, तो क्या होगा कर्ण पी बी। ध्यान दीजिए कोस थीटा की निष्पत्ति होती है आधार बटा कर्ण। इस डायग्राम में ओबी आधार है और पीबी क्या है, कर्ण। तो देखिए ओबी का मान स्मॉल ए और पीबी का मान क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो कोस थीटा का मान क्या निकल कर आएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस थीटा का मान निकल कर आएगा ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका भी अंडर रूट। तो देखिए कोस थीटा का मान क्या निकल कर आया, कोस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब ये कोस का मान हम यहां पर समीकरण 5 में रख देते हैं। ध्यान दीजिए आप, ये कोस का मान क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और ये मान समीकरण 5 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 5 क्या होगी, इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस का मान क्या होगा भाई, कोस का मान होगा स्मॉल ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब आप ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E इक्वल टू क्या होगी भाई, के क्यू गुणा 2a। क्या किया है, बस थोड़ा सा एडजस्ट तो किया है हमने, संख्या वही है ऊपर 2k तो k को आगे ले लिया और q इंटू 2a और अपॉन में देखिए यहां पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और गुणा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी पावर क्या है, एक है, इसकी पावर 1/2 है। यदि दोनों का आधार समान है तो इनकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यदि दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात क्या लिखा जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी घात कितनी लिखी जाएगी, 3/2। अब आप ऊपर से समझिए, देखिए यहां पर इसकी पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका अंडर रूट का मतलब इसकी पावर क्या है, हाफ है। तो देखिए 8 प्लस हाफ कितना हो जाता है, 3/2। तो इस ए स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जो ब्रैकेट में होल स्क्वायर में जो पावर आएगी वो 3/2। अब देखिए इस समीकरण के बाद चूंकि P इजकल टू Q इंटू 2A क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। जो हमारा AB द्विध्रुव है, ध्यान दीजिए, जो हमारा यहाँ पर AB द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा P इजकल टू Q इंटू 2A। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए Q इंटू 2A का मान, Q इंटू 2A का मान क्या ले सकते हैं, P, जो विद्युत द्विध्रुव का क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। वही कंडीशन हमारे पास, यदि यहां पर R स्क्वायर का मान या R का मान A से बहुत ही ज्यादा है तो कंडीशंस हम लिख सकते हैं, चूंकि यदि R डबल ग्रेटर देन स्मॉल a है हो, तो यदि R डबल ग्रेटर देन स्मॉल a हो, यानी जो बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है ये A और B के बीच की दूरी से बहुत ही बड़ा है, तो यहां पर यदि R डबल ग्रेटर देन ये है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल a स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो यहां पर a स्क्वायर को छोड़ देंगे। यदि कंडीशंस R डबल ग्रेटर देन a हो तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू KP, छोड़ दिया a स्क्वायर को तो R स्क्वायर और वो पावर लिखेंगे 3/2। तो आगे क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q बचेगा तो क्या हो जाएगा KP अपॉन RQ। तो ये क्या हो जाएगी, ये विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यदि इसी को मैं सदिश रूप में लिखता हूं तो सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, E वेक्टर इजकल टू माइनस के P वेक्टर अपॉन RQ। ध्यान दीजिए माइनस चिन्ह है, तो देखिए यहां पर आप इस डायग्राम में समझिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन तो इस दिशा में है। विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि उसके निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि उसके निरक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, माइनस Q से प्लस की तरफ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस दिशा में होगी और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। तो यहां पर जब निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये तो इसका तीव्रता का परिमाण हो गया और ये सदिश रूप हो गया। थैंक यू।